आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स का इंट्रोडक्शन हमने एक अच्छे लेवल पर वहां पर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक जो सेल्स है इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हुए चलेंगे। तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम अगर स्टेप टू स्टेप लेकर चल रहे हैं चीजों को, कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स की स्पेशलिटीज जो है वो क्या होती हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बेसिकली प्रो प्लस कैरियन से क्रिएट हुई हैं। इसका मतलब ये था कि उनके पास में एक प्रॉपर जो न्यूक्लियस है वो अवेलेबल नहीं है, एंड बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उनके पास में अ वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनल्स है दे आर ऑल्सो एब्सेंट। इज दैट क्लियर? यूकैरियोटिक की अपन बात करें तो इसका डेवलपमेंट दो वर्ड से हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं यू प्लस में कैरियन, जिसमें यू का जो मतलब है वो कनेक्टेड होता है ट्रू से, और कैरियन का जो मतलब है वो होता है किससे? न्यूक्लियस से। यानी कि इनके पास में एक जो सत्य जो केंद्रक है वो इनके पास में उपस्थित होता है। सत्य केंद्रक यानी कि इनके पास में एक ऐसा न्यूक्लियस उपस्थित होगा जिस न्यूक्लियस की संरचना एक बहुत ही स्थायी, एक बहुत ही विकसित होगी, और उसके पास में जो है आवरण भी पाया जाएगा। मैं डायग्राम के बेस पे यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर बनी हुई है। क्लियर है यहाँ पे बात? ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें बोला हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे उसका बताया हुआ है क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि इसके पास में जो न्यूक्लियस अवेलेबल होगा, उस न्यूक्लियर के पास में एक्चुअल में मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेता हुआ चल रहा हूं, मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है वो झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, यहां तक बात? झिल्ली उपस्थित होती है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस किस को हम वहां पे रख सकते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आप रख सकते हैं किनको? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, जंतु, इसके अलावा एल्गी, शैवाल, और इसके अलावा फंजाई, जिसको आप बोलते हैं क्या? कवक। तो आप जनरली क्या है, इन सभी को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर रखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनको जनरली आप अपनी नेक्ड आइज के थ्रू यानी कि नग्न आंखों से भी देखने में सक्षम होते हैं। मैं बात यहां पर कर रहा था न्यूक्लियस के बारे में। अभी हमने बात की कि बेसिकली इसके पास में मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, और अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो इसके पास में मेम्ब्रेन उपस्थित होती है सिंगल, यानी कि ये एक एकल जो झिल्ली युक्त, ठीक है, एकल झिल्ली युक्त क्या है? एक तरह का ऑर्गेनल है, कोशिकांग है। न्यूक्लियस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पूरी की तरह से जो सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे उसका डिवीजन प्रोसेस हो या जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो मेजरली रेस्पॉन्सिबल होगा वो न्यूक्लियस होता है। अब जो इसके पास में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में एक प्रॉपर एनवलप जो है, यहाँ पे पूरी जो बाउंड्री है वो उपस्थित होती है। क्लियर यहां तक बात? जिसको आप बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप, या बेसिकली आप उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि इसके पास में अंदर एक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, जो मैंने यहां पर ये बना रखी है। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं अपन इसको? केंद्रिका, जिसको आप बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है, केंद्रिका जो है, ये जनरली क्या करती है? टीआरएनए का संश्लेषण, यानी कि जो इसका सिंथेसिस प्रोसेस है टीआरएनए का, वो इसके थ्रू होता है। दूसरे काम की ओर मैं बात करूं तो जब हम न्यूक्लियोलस के डिवाइडेशन करते हैं तो उसका एक जो पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के डेवलपमेंट में। तो यानी कि राइबोसोम का जो डेवलपमेंट है उसका कनेक्शन भी इसी से कनेक्टेड होगा, यानी कि राइबोसोम मेकर जो है उसका क्रेडिट भी हम कहीं ना कहीं पर न्यूक्लियोलस को, यानी कि हम केंद्रिका को देते हैं। अगर मैं इस केंद्रिका की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स में, इसमें इन द यूकैरियोटिक सेल्स, इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, तो यहां पर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ये जो है, इनकी जो संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है। यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे कि मोर देन 1।
ठीक है, एक से अधिक जो है इनकी संख्या यहाँ पे उपस्थित हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली है कि यूकेरियोटिक कोशिका जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल होता है। डायग्राम में बात कर रहा हूँ प्लांट सेल की। एक सेकंड एग्जांपल इसमें एनिमल सेल का आता है। जनरली अगर अपन डिफरेंटिएशंस करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक मेजरली यहाँ पर डिफरेंटिएशंस में आता है, जिसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, यहां तक बात। अब यहाँ पर बात आगे आती है कि कोई भी जो यूकेरियोटिक सेल है उस यूकेरियोटिक सेल के पास में अलग अलग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, अलग अलग ऑर्गेनल्स अवेलेबल है। अगर मैं ऑर्गेनल्स की बात करूं, ऑर्गेनल्स की अगर अपन बात करते हैं यानी कि कोशिकांग का अगर अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल्स के पास में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसको आप बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का शक्ति गृह जो है, इसके नाम से आप इसको जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अवेलेबिलिटी होती है वो प्लांट्स में भी होती है और बेसिकली वो एनिमल्स के अंदर भी अवेलेबल होती है। जनरली अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल में इसका एक बहुत बड़ा मेन रोल होता है फॉर द मेकिंग ऑफ द एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उनके पास में क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी अवेलेबिलिटी होती है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको अपन बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों को लेते हुए कि ये जनरली द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ठीक है, कैसे हैं? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कि डबल मेम्ब्रेन जो है इनके पास में अवेलेबल होती है, डबल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसको अपन बोलते हैं क्या? किचन ऑफ द सेल इन प्लांट, यानी कि जो पादप हैं, जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो इसी की वजह से अपना जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, अपना भोजन जो है वो इसी के थ्रू डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर आगे डिस्कस होता है कि और कौन से ऑर्गेनल अवेलेबल है। जैसे मैं एक ऑर्गेनल की बात करूंगा यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है SER और RER। ठीक है, यहां तक बात। ER की अगर मैं बात करूं तो ER के दो पार्टीशंस होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER। S को आप बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसका कनेक्शन होता है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसका होता है खुरदरी से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बात यहां पर आगे ये आती है कि SER जो है ये क्या काम करता है। ठीक है, यहां तक बात। SER का मेन काम क्या रहेगा? SER जो है जनरली ये मैन्युफैक्चर करता है फैट को और लिपिड को, जबकि RER पे क्या होता है कि RER की जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और राइबोसोम जो है वो इसके साथ में अटैच हैं, अटैच राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का जो काम होता है बहुत अच्छे से जानते हैं, दे आर नोन एज द प्रोटीन मेकर। क्लियर है यहां तक बात? तो मतलब SER जो होता है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट एंड द लिपिड, एंड बेसिकली RER जो होता है वो राइबोसोम अटैच होते हैं इनकी सरफेस लेवल पे, बिकॉज इनकी जो सरफेस लेवल होती है बहुत रफ होती है, खुरदरी होती है, उस पे होल्स अवेलेबल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के लिए। मैं इस चीज के बारे में यहाँ पे क्यों बता रहा हूं? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पे तो ये चीज अवेलेबल नहीं थी। ER जो है, इस ER को सबसे पहली बात अपन करें, ER और इसके बाद में ये एक निकनेम से और जानते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं अपन शरीर का आंतरिक कंकाल। मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लेता हुआ चल रहा हूं, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस तरह आप एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीजों को कवर अप करते हुए चले। ठीक है, यहां तक बात। शरीर का आंतरिक कंकाल यानी कि ये आपके बॉडी का एंडोस्केलेटन जो है उस एंडोस्केलेटन सिस्टम को मेंटेन करता हुआ चलता है। एंडोस्केलेटन सिस्टम कैसे? क्योंकि ये एक चेन बनाता है। चेन से कैसे? मैं जैसे यहाँ पर रफ में समझाऊंगा आपको कि ER जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है गोल्जी बॉडी को बनाने के लिए। गोल्जी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइसोसोम को बनाने के लिए, और लाइसोसोम्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वैक्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक बात। जनरली इनकी अवेलेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है, बट ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बात की हमने ER की। मैं ऊपर इसको आगे का कवर कर रहा हूं, देखिएगा।
ठीक है, देखिए हमने यहां तक बात कर ली थी। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जो है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो थे कैमिलो गोल्जी की वजह से हम इनको उनके रेस्पेक्ट भी नेम रखा गया था, जिन्होंने उल्लू की नर्व सेल के अंदर इसको देखा था। गोल्जी बॉडी को एक्चुअल में अपन बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी आपका मटेरियल एक्सक्रीट हो रहा है, जो भी उसको जनरली एक प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन, गोल्जी बॉडी। क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद में नाम आता है किसका, लाइसोसोम का। लाइसोसोम को जनरली हम सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। सुसाइडल बैग्स की वजह से, क्योंकि इसके पास में जनरली क्या होता है कि 50 टाइप्स, ठीक है, 50 टाइप्स इसके पास में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक्चुअल में सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब ये किसी भी एक फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू या किसी भी एक चीज को डैमेज कर रहा है, भक्षण कर रहा है, तो काफी बार ऐसा होता है ये खुद की सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये खुद की सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। जब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। दे हैव 4 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोफैगिक, एक्स्ट्रा। तो मतलब कहने का ये है कि वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अब लाइसोसोम्स के बाद में क्रिएट होते हैं क्या, वैक्यूल्स, जिसको आप बोलते हैं रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स जो हैं जनरली आप इसको बोलते हैं स्टोरेज। ये स्टोरेज वर्किंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स में जनरली यहां पर फूड वैक्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं, और जनरली अगर अपन बात करें तो वाटर वैक्यूल्स भी, छोटी छोटी राउंड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। ये वैक्यूल्स एनिमल्स में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन एनिमल्स में इनका मेजरली जो वर्क है वो देखने को नहीं मिलता है। एनिमल्स में भी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है। जबकि मेन जो वर्किंग होगा इसका वो होगा किसके अंदर, यहाँ पे प्लांट्स में। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था आपसे, मैं इसको दोबारा ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट एक होता है सर क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जनरली क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरोप्लास्ट में अभी आपने कहा कि सर इसके पास में जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। कई बच्चों को तो 11th क्लास में भी नहीं आता कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अपने बेसिक को बहुत जल्दी अपना एक आप कवर करते हुए चले, बेसिक को अपने को स्ट्रांग रखें, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। और इसीलिए आपके पास जो वीडियोस पहुंच रहे हैं वो इसी वजह से हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का इश्यू जो है वो क्रिएट ना हो। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, और क्लोरोप्लास्ट की अवेलेबिलिटी जो होती है जनरली वो उसकी ग्रीन लीफ जो है, यानी कि जो उसकी हरी पत्तियां हैं, उन हरी पत्तियों के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी जनरली देखने को मिलती है। क्रोमोप्लास्ट जो है इसका करेक्शन होता है कलर से। कलर की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स में जैसे कि फ्रूट है या फ्लावर जो पार्ट है वहां पर इसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। ल्यूकोप्लास्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता कलर से, दे आर कंप्लीटली कलरलेस, और ये कंप्लीटली कलरलेस हैं, इसलिए जनरली इनकी अवेलेबिलिटी ऐसी जगह पर होती है जहां जैसे कि रूट्स हो गया, जैसे कि स्टेम हो गया, एक्सेट्रा। ये वो पार्टीशंस है जहां पर कहीं ना कहीं पर एक्चुअल में फूड स्टोरेज का भी जो वर्क है वो चलता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब जैसे मैं अगर स्टोरेज फूड की अगर बात करूं तो अभी मैं प्लांट्स की बात कर रहा था कि प्लांट्स के पास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है सर। फोटोसिंथेसिस जो है केमिकल इक्वेशन है, और इस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड जो है सेल्फ डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है ये कि जो स्टोरेज फूड है वो प्लांट्स के पास में जो होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है यहां तक बात। और अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के पास में ये होता है किसमें, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्लियर यहां तक बात। स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं, ग्लाइकोजन ही होता है, ठीक है। तो उसकी फॉर्म में इनके पास में अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर होती है। तो अभी तक हमने जो है काफी सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस हम कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है आगे कि कोई भी जो प्लांट है उसके पास में सेल वॉल की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल वॉल की। देखिए सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जनरली जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा वहां पर कि बेसिकली द सेल वॉल ऑफ द प्लांट दे आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? ओके, बहुत सारी चीजों मिलकर बनती है, लेकिन अगर उसको हम बेसिक लेकर चले तो सेल वॉल जो है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो वहां पर ये फॉर्म होती है सेलुलोज से, और सेलुलोज जो है ना बेटा वो एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है वो? एक पॉलीसैकेराइड है। तीन होते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का यहाँ पर एग्जांपल ये होता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्लांट्स की। ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में ये होती है डेड। कैसी होती है? डेड। और डेड के अलावा ये होती है क्या, सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य, एक झिल्ली की तरह ये काम करती है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसकी तरह यहां पर ये डिस्कस करती है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अगर मैं जैसे एल्गी की बात करता हूं, तो एल्गी की जो ये है सेल वॉल वो बनती है सेलुलोज की, और इसके अलावा पेक्टिन का भी रेस्पॉन्सिबल होती है, पेक्टिन भी रेस्पॉन्सिबल होता है इसके फॉर्मेशन में। फिर आती है बात किसकी, फंजाई के। फंजाई में अगर अपन बात करें तो ये भी पॉलीसैकेराइड के थ्रू ही बनती है इसके भी, और वहां पे रोल होता है किसका, काइटिन का। ठीक है, तो काइटिन जो है ये वहां पे रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लेयर बनाने के लिए। अगर अपन एनिमल सेल्स की बात करें, एक मिनट इससे पहले, प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, आउटर में होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक तरीके से लिविंग की तरह कार्य करती है, लिविंग वर्किंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहां तक बात, लिविंग वर्किंग करती है। मैंने पहले पढ़ाया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जो पानी होता है वो ऊपर चढ़ता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब हम चलते हैं एनिमल सेल में। देखिए जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल, जनरली अगर अपन वैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो बनती है पीएलपी से, जहां पर पी जो है वो इंडिकेट करता है किसको, प्रोटीन को, और एल जो है वो इंडिकेट करता है लिपिड को। अभी हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर सिंगर और निकोलसन के मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे उस चीज को। ठीक है, तो पीएलपी, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। लिपिड जो होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और प्रोटीन जो होता है, आपको पता है प्रोटीन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल, यानी कि कोई भी कोशिका जो है वो डिवीजन करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करती है। तो वहां पर आपके जो भी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे, कट लग जाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसका फुलफिलमेंट वहां पे प्रोटीन की वजह से होता है। क्लियर है यहां तक बात? एक बात और आती है यहाँ पे कि कोई भी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास में प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है बेटा उसको अपन बोलते हैं क्या, लिविंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं, लिविंग फ्लूइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डेवलपमेंट दो चीजों से होता है, एक तो होता है साइटोप्लाज्म से, जिसको आप बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और एक होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म से, जिसको आप बोलते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर ही सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनल्स पड़े हुए रहते हैं, ऑल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म की अपन बात करें तो यहां पर जो है डीएनए है, ये जनरली जैसे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, या मैं एक वर्ड में बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है कहां पे, यहां पे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में एक्चुअल में एक चीज की और अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है क्या, कि इनके पास में जो सेल डिवीजन जो है वो अवेलेबल होता है, सेल डिवीजन प्रेजेंट। सेल डिवीजन कौन सा होगा सर? दो होते हैं, एक होता है माइटोसिस
और एक होता है कौन सा, मियोसिस। अभी हम सेल डिवीजन जब आगे पढ़ेंगे तो उसका डिस्कस वहां प्रॉपर वे में हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात, माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ तक हमको जो चीज है वो समझ में आ गई है। इसके अलावा कुछ माइक्रोबॉडीज जो हैं वो भी इनके पास में अवेलेबल होती है। जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूं यहाँ पे कुछ माइक्रोबॉडीज के। ठीक है, एक एक चीज को आप अच्छे से समझें, नोट करते हुए चलें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, माइक्रोबॉडीज की अगर मैं बात करता हूं, माइक्रोबॉडीज अवेलेबल होती हैं जनरली। जैसे कि अपन बात करें माइक्रोबॉडीज तो प्रेजेंट है ही प्लांट्स में। जैसे कि एक होता है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम प्लांट्स के उस पार्ट में अवेलेबल होगा जहां पर एक्चुअल में लाइट रिएक्शन अवेलेबल होगी। लाइट रिएक्शन पार्ट के अंदर ये अवेलेबल होता है। एक पार्ट और होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्फीरोसोम। मैं भी आपको इंट्रोडक्शन के बेस पे बता रहा हूं, बाद में हम आगे चलते हुए समझेंगे। स्फीरोसोम की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स के उस पार्ट में अवेलेबल होंगे स्फीरोसोम जो है जिसके पास में कलेक्शन ज्यादा हो। कलेक्शन किसका, लिपिड का, फैट का। और इसलिए जैसे कि ऐसे कुछ अपन बात करें, जैसे कुछ प्लांट जैसे कि मस्टर्ड है, ठीक है, ग्राउंड नट है, इनके पास में जैसे अपन इसका ऑयल निकालते हैं, जिससे भी अपन ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल ऑब्टेन प्लांट, उनके पास में इसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो देखने को हमको ज्यादा वहां पर मिलती है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, क्रोमोसोम्स की मैंने अभी बात करी थी। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, क्लियर है, जिनका जो फॉर्मेशन है जनरली वो डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू होता है। क्लियर है यहां तक बात? हमने काफी सारा डिस्कस कर लिया है। अब बात यहां पर आती है किसकी, राइबोसोम्स की। ठीक है, यहां तक बात किसकी, राइबोसोम्स की। देखो, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। राइबोसोम के बारे में पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं सब यूनिट्स को लेते हुए। एक होते हैं कौन से, 70S। 70S जो है वो अवेलेबल होंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में और जनरली अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट में। 80S जो है ये अवेलेबल होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। एक और देखने को मिलते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, 55S। ठीक है, ये जनरली मिलते हैं कहां पे, माइटोकॉन्ड्रियन सेल ऑफ मैमल्स। स्तनधारी की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल्स है उनके पास में इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो वहां पर हमको देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ पे बात? एक वर्ड और आता है यहां पे, इसको अपन बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है जिसको आप बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है जनरली ये मूवमेंट कराता है किसका, प्लाज्मा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए क्या होता है, जनरली रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे होता है। क्लियर है यहां तक बात? तो मीन्स कहने का ये है कि जो हमने आज डिस्कस किया है यूकैरियोटिक सेल में, ये जो छोटी छोटी जो चीजें आई हैं इसमें, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स का इंट्रोडक्शन था। ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहां तक बात? कुछ जो चीजें होती हैं जो एनिमल सेल्स में अवेलेबल है, प्लांट सेल में नहीं है। और मेजरली अगर अपन डिफरेंटिएशन करें तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेजर फैक्टर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।